हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमारा फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स का एक हमारा चैप्टर है जिसका नाम है ऑपरेटर फॉर्मूलिज्म। हम इस चैप्टर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितना भी टॉपिक हो पाएगा हम इसमें आपको बताएंगे, ठीक है ना, समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इस क्लास को, आपके इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑपरेटर फॉर्मूलिज्म ये आपका चैप्टर का नाम है और बेसिकली इसमें बताया क्या जाता है कि कैसे ऑपरेटर को फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे किसी ऑपरेटर को हम लोग बनाते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं, है ना, विभिन्न तरह के डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स में, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है ना। आपको जैसे आपने डिफरेंशिएशन के बारे में जाना है ना, इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है, प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है। ऐसे ही जितने भी अलग अलग तरह की फिजिक्स में हम लोग ऑपरेटर देखते हैं फॉर द सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, all are very similar with each other and they are used for solving a particular type of problem, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पोर्शन में ये आपको बताया जाता है कि फिजिक्स में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन है और इसमें ये है कि फिजिक्स में बेसिकली अगर हम बात करें ऑपरेटर के बारे में, तो फिजिक्स में ऑपरेटर क्या है, एक फंक्शन होता है। हमारा जो ऑपरेटर होता है वो एक तरह का फंक्शन होता है इन फिजिक्स, एंड ऑपरेटर इज अ फंक्शन ओवर स्पेस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। और जो ऑपरेटर, कोई भी अगर हम ऑपरेटर डिफाइन करते हैं तो उसका अपना एक फिजिकल स्टेट का स्पेस होगा, अपना एक स्पेस होगा जिसमें उसका खुद का एक फिजिकल स्टेट होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जो भी स्टेट में हम उसको डिफाइन किए हुए हैं, वो सारा उस फिजिकल स्टेट में, अपने उस स्पेस में वो ऑपरेटर जो है अपना फंक्शन को परफॉर्म करेगा, मतलब वो वैलिड एक तरह का ऑपरेटर कहा जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इन फिजिक्स एन ऑपरेटर इज अ फंक्शन over a space of physical state onto another space of physical state। मतलब ऑपरेटर एक फंक्शन होता है एक स्पेस में, है ना, फिजिकल स्टेट का, और दूसरे स्पेस तक वो हो सकता है दूसरे फिजिकल स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन होता है, मतलब यहाँ पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फॉर्मुलेशन किया गया, बनाया गया है, या हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स का भी बात करें तो वो सभी के सभी जो है ऑपरेटर पर ही बेस्ड है। आप कोई भी अगर ब्रांच देखेंगे तो ज्यादातर आपको ऑपरेटर के बारे में उसमें दिखेगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर होते हैं उनको हम लोग कई तरह से क्लासिफाई भी करते हैं, उनके यूज के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की, ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें या हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, दोनों में ही ऑपरेटर को उनके यूज के अकॉर्डिंग में क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ऑपरेटर एक बहुत ही यूजफुल टूल होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो ऑपरेटर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, wherever it is the Lagrangian formalism, where it is Hamiltonian formalism, all the operators have their significant role in the different their specific places. So operators are even more important in quantum mechanics। और केवल क्लासिकल मैकेनिक्स ही नहीं, ऑपरेटर का यूज जो है क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा होता है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि वहां पे जो है एक इंट्रिंसिक फॉर्म हमें मिलता है उस ऑपरेटर्स के, है ना। ऑपरेटर्स का एक इंट्रिंसिक फॉर्म मिलता है पूरे के पूरे थियरी को फॉर्मुलेट करने में। जैसे अगर हम कोई, आपको ऑलरेडी पता होगा ये चीज कि कोई भी अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें केवल और केवल थियरी हमें नहीं चाहिए, हमें न्यूमेरिकल भी चाहिए। और न्यूमेरिकल के लिए केवल सिंपल ऑपरेटर से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसे ऑपरेटर चाहिए जिससे हम अपने थियरी को आसानी से समझा सकें। सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट साइंटिस्ट, different physicians they came and they formulate their own operator, and that's why we study the new operator and new operator, ठीक है ना। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि ऑपरेटर का हर ब्रांचेस में, क्वांटम हो गया या क्लासिकल हो गया, दोनों में ही अपना एक यूज है। तो देखिए, हम लोग बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स में हम बता रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर का यूज इसलिए होता है ताकि हम लोग क्वांटम के इफेक्ट को देख सके, जो कि लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स को शो करता है ना, जो उसको एग्जिबिट करता है, या हम उन ऑपरेटर्स के बारे में समझ सके जो कि हमारे बहुत ही राइट मैथमेटिकल चॉइस होते हैं, मतलब बहुत ही एक्यूरेट चॉइस होते हैं।
लीनियर सुपरपोजिशन से डील करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये क्वांटम में लीनियर सुपरपोजिशन का एक प्रिंसिपल आता है, एक मतलब इसका टर्म आता है, तो आप उसमें जो है जितने भी ऑपरेटर होते हैं आसानी से सारी चीजें उसमें सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो मोस्ट ऑपरेटर मतलब अधिकांश जो ऑपरेटर होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना, वो लीनियर ऑपरेटर होते हैं। अब लीनियर ऑपरेटर मतलब नॉर्मली लीनियरली वो एक दूसरे को प्रोपेगेट होते हैं, ठीक है ना, फॉलो होते हैं। तो ऐसे जो ऑपरेटर होते हैं क्यों अराइज होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि नेचर में एक तरह का वेव होता है। हमको पता ही है कि जब भी हम लोग ऑपरेटर की बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वहाँ पे ऐसे ऑपरेटर देखने को मिल जाते हैं जो कि एक तरह के वेव नेचर को शो करते हैं। जैसे आपने वेव फंक्शन का ऑपरेटर देखा होगा, आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखा होगा, तो वहाँ पे एक आपका साइज जो होता है वो आपका वहाँ पे एक ऑपरेटर देखने को मिलता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पे डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं जिनका मोशन और जिनका डायनेमिक जो है वो हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ मतलब हाँ उतना होने के बावजूद न्यूटोनियन फिजिक्स का एप्लीकेशन होने के बावजूद भी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे वेव फंक्शन ऑपरेटर साई का यूज करते हैं। तो ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में एक फंक्शन होता है जो कि फिजिकल स्टेट से मतलब एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में क्या होता है चेंज करता है, मतलब वो बदलता रहता है, या यूं कह सकते हैं जो एक फिजिकल स्टेट को दूसरे फिजिकल स्टेट में वो बदलता है। ऑपरेटर एक ऐसा मतलब एक तरह का फंक्शन होता है जो किसी दिए हुए स्पेस में एक फिजिकल स्टेट को दूसरे फिजिकल स्टेट में बदल देता है। अब देखिए इस चैप्टर में बेसिकली देखिए हम इसमें अभी इंट्रोडक्शन पोर्शन बता रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, और हम लोग ऑपरेटर के डेफिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, क्या ऑपरेटर किसे कहते हैं, स्पेशल ऑपरेटर कुछ होते हैं, उनका अलजेब्रा होता है, उनका ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग में वेरियस फिजिकल डायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना, कम्यूटेटर्स होते हैं, उनका कम्यूटेटर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, कम्यूटेटर के रिलेटेड में मतलब कम्यूटेटर से रिलेटेड जो अलजेब्रास होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कम्यूटेशन रिलेशंस क्या होता है पोजीशंस में, लीनियर मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम में, एनर्जी में, टाइम में, और सिंपल प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं कम्यूटेशन रिलेशंस, ये सारी चीजें इस चैप्टर के एंड तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस इंट्रोडक्शन पोर्शन में बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि ये चैप्टर का नाम आपको क्या समझाना चाहता है। चैप्टर का नाम मतलब ऑपरेटर फॉर्मुलेशन, मतलब कि ऑपरेटर का क्या इंपॉर्टेंस है इन एवरी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वी आर डीलिंग एट द प्रेजेंट टाइम द क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखिए अब अगला जो हमारा यहाँ पे हेडिंग आएगा वो है लीनियर वेक्टर स्पेस के बारे में, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पोर्शन हमने बता दिया, अब हम लीनियर वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए लीनियर वेक्टर स्पेस में क्या होता है, सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट V है, ठीक है ना। अब जनरली आप लोग मैथमेटिक्स में भी ये समझे होंगे वेक्टर स्पेस क्या होता है, वहां पर भी ये सारी चीजें समझाई जाती हैं। तो लीनियर वेक्टर स्पेस मतलब मान लीजिए एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट V है, और इस तरीके से मानिए कि V जो है एक सेट है जिसमें U, V, W एंड सो ऑन जैसे एलिमेंट है ना। और ये जो सेट है इसको हम लीनियर वेक्टर स्पेस तभी कहेंगे जब इसमें दो ऑपरेशन जो कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर यहाँ पे वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस पर डिफाइन होता है। मतलब अगर हमारे पास ये वेक्टर नॉन एम्प्टी सेट V, U, V, W एंड सो ऑन ऐसे एलिमेंट उसमें है, तो अगर ये वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है तब हम इसको कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है ना। लीनियर वेक्टर स्पेस हम कहेंगे यहाँ पे, या इन अदर वर्ड्स में हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके लिए कंडीशन दे सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो चीज है कि यहाँ पे जितने भी पेयर U, V जैसे मिले जो कि V में बिलोंग करता हो, एक ऐसा एलिमेंट W भी एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि U प्लस W के बराबर U प्लस V के बराबर होता है, जो कि U प्लस V के बराबर होता है। V में ही कैपिटल V में ही वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और जो क्या दे, जो कि U और V का हमें सम उसमें दे। मतलब W बराबर एलिमेंट मान लीजिए U और V एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका समेशन भी उसी में एग्जिस्ट करना चाहिए इसी सेट में, तब हम कहेंगे कि ये लीनियर वेक्टर स्पेस है। और ये वेक्टर एडिशन का रूल हो गया। और ऐसे ही अगर हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अगर U V में बिलोंग कर रहा है तो हर एक स्केलर अल्फा के लिए, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हर स्केलर अल्फा के लिए एक ऐसा एलिमेंट अल्फा डॉट U एग्जिस्ट करना चाहिए V में जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता हो ऑफ U बाई द स्केलर अल्फा। ओके,
तो इस तरीके से आप लोग ये समझ गए होंगे लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है। बस जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड द लीनियर वेक्टर स्पेस, दैट्स इट इज कॉल्ड द लीनियर वेक्टर स्पेस। मोreover अगर हम बात करें तो दो ऑपरेशन ये जो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब और भी कौन कौन से दो ऑपरेशन हो सकते हैं जो हमारे इस वेक्टर लीनियर वेक्टर स्पेस में प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, या जो हमारा ये जो लीनियर वेक्टर स्पेस है और कौन कौन से ऑपरेशंस को सेटिस्फाई कराता है। तो यहाँ पे पहला जो ऑपरेशन है वो है u प्लस वी बराबर v प्लस ई। वैसे आप इसको कम्यूटेटिव लॉ भी बोल सकते हैं ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे u प्लस वी बराबर v प्लस u जो है ये हमारा ये फॉलो करेगा किसी भी दो u v के लिए जो कि हमारे v में कैपिटल V में बिलोंग करता है। दूसरा यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो है कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, मतलब आउट ऑफ थ्री एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द वेक्टर space capital V, any sum of any two with another one is equal to sum of any two with another one. Okay, this is the rule also which is the operation here defined. ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी बहुत से आपको ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि लीनियर वेक्टर स्पेस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो बेसिकली आप लोग ये समझ गए होंगे कि लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम बताते हैं यहाँ पे अगला जो हमारे हेडिंग है वो है डायमेंशनलिटी ऑफ वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे जो अगला हेडिंग है वो है डायमेंशनलिटी ऑफ वेक्टर स्पेस, यानी जो वेक्टर स्पेस होता है उसका डायमेंशनलिटी क्या होता है, उसके डायमेंशंस को हम लोग कैसे बता सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायमेंशनलिटी किसी भी वेक्टर स्पेस का हम क्या कहेंगे कि ये एक सेट होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का। मतलब डायमेंशनलिटी यहाँ पे हम उसको बताने के लिए, मतलब उसको बताने से पहले हम यहाँ पे एक सेट को बताएंगे जो कि जिसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे हम एक सेट दे दें u1, u2, एंड सो ऑन vn। ठीक है ना। एक वेक्टर स्पेस में हम v में इसको बता रहे हैं और इस तरीके से बता रहे हैं कि हर वेक्टर जो है वेक्टर स्पेस का, ठीक है ना, उसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1, u2, un है ना, उस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं u1, u2 एंड सो ऑन un, और उस सारे को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जो सेट होता है उसको हम लोग बेसिस कहेंगे। उस कैपिटल V स्पेस के लिए हम इसे कैपिटल V स्पेस के लिए बेसिस कहेंगे। ठीक है ना। और जो वेक्टर मिलता है हमें u1 वेक्टर, u2 वेक्टर एंड u3 वेक्टर एंड सो ऑन un वेक्टर, इसको हम लोग उस स्पेस कैपिटल V का स्पैनिंग कहेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ यहाँ पे आपको बताया जाता है कि बेसिस वेक्टर, द नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर जो होता है उस वेक्टर स्पेस का, उसी को हम लोग उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशनलिटी कहते हैं। मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसमें कितने बेसिस है उनका जो नंबर होता है उसी को हम लोग उसका डायमेंशनलिटी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं इजीली। और अगर जो है यहाँ पे सपोज कीजिए अगर हमारे पास एक फाइनाइट नंबर है तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। अगर हमारे पास जो बेसिस वेक्टर है वो फाइनाइट है अपने नंबर में, तो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2D हो गया, 3D हो गया, है ना, एटसेट्रा ऐसे हो गया। और अगर ये इनफाइनाइट है तो हम कहेंगे कि ये हमारा इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। अब देखिए अब हम लोग मतलब अच्छे से ये समझ सकते हैं, है ना, कि यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते भी, आप लोग मैथमेटिक्स में इसके बारे में पढ़े होंगे। तो देखिए यूक्लिडियन स्पेस अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूक्लिडियन स्पेस, सो इट इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जो यूक्लिडियन स्पेस होता है वो एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें जो है 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होता है जिसमें i कैप, j कैप और k कैप होता है। ठीक है ना। आप लोग जानते भी हैं ये i कैप, j कैप, k कैप क्या है, x, y, z डायरेक्शन के अलोंग में रिस्पेक्टिवली ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब देखिए कोई भी दूसरा वेक्टर है ना इस स्पेस का, उसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब आसानी से लिख सकते हैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब वेक्टर्स में। मतलब कोई भी वेक्टर हो, मतलब i कैप, j कैप, k कैप में, है ना, तो हम उसको लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे a वेक्टर बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इंडिपेंडेंटली क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है। ऐसे इक्वेशंस के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको लीनियर यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डायमेंशनलिटी ऑफ ए वेक्टर स्पेस क्या होता है। जो नंबर ऑफ बेसिस होता है ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड द डायमेंशनलिटी ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। एंड यहाँ पे हम लोग ने फाइनाइट डायमेंशनल देखा और इनफाइनाइट डायमेंशनल देखा। अब देखिए अब यहाँ पे अगला जो हेडिंग है वो है हमारा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स के बारे में। ठीक है ना।
आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते भी होंगे कि ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स क्या होता है। ऑर्थो का मतलब तो 90 डिग्री की ही हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल का मतलब भी 90 डिग्री से रिलेटेड है, बट यहाँ पे मैथमेटिक्स में आप लोग जनरली ऐसा समझे होंगे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स क्या होता है। तो देखिए हर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वेक्टर्स के लिए u हो गया, v हो गया, है ना, वेक्टर u वेक्टर v वेक्टर जो कि वेक्टर स्पेस v में बिलोंग करता है, कैपिटल V। तो एक देखिए वहां पर हमें एक स्केलर मतलब हमें मिल सकता है जिसको हम लोग u, v से डिनोट करते हैं, और जो हम लोग स्केलर u, v से डिनोट करते हैं उसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ u और v कहते हैं। और ये जो u, v होता है, ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमें कुछ फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन से कंडीशंस हैं, जैसे u, v जो है वो बराबर होता है v, u का एस्टेरिक्स। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एस्टेरिक्स है वो आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताया। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको आसानी से पता होगा कि अगर a प्लस आई आयोटा b होता है तो हम लोग a माइनस आयोटा b कर देते थे, दैट्स कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हमारे u, v बराबर है अगर v, u के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। फिर हमारा यहाँ पे अगला यहाँ पे अल्फा u, बीटा v जो है वो बराबर है अल्फा स्टार, है ना, बीटा u v के। फिर हमारा u, अल्फा v प्लस बीटा w जो बराबर है अल्फा u v प्लस बीटा u w के। फिर u, u जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, u, u बराबर 0 है, इफ एंड ओनली इफ u बराबर 0। तो ये कुछ कंडीशंस है, और ये किसका कंडीशन है, ये ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट u और v के बारे में है कि कौन सा हम लोग कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट u और v कैसे होगा, हाउ वी कैन एसोसिएट अ स्केलर प्रोडक्ट u, v इन स्मॉल ब्रैकेट। तो देखिए अब हमने आपको यहाँ पे ये बता भी दिया है कि यहाँ पे जो एस्टेरिक सिंबल है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बता रहा है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बता ही दिया था कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है x प्लस आई वाई का होता है, x माइनस आई वाई। तो अब देखिए दो अगर स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 होता है तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल होते हैं। ऐसे वेक्टर जो होते हैं जिसका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है उसको हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर की बात करें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात करें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इटसेल्फ, सपोज कीजिए हम लोग कोई वेक्टर इटसेल्फ है, वेक्टर इटसेल्फ का मतलब कि u, u है हमारे पास, है ना, ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये इटसेल्फ से हुआ है स्केलर प्रोडक्ट। और अगर हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं ऑफ और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, यानी रूट u, u अगर हम बात करें तो रूट u, u को हम लोग कहते हैं कि ये नॉर्म है हमारे u का। मतलब अगर कभी भी आपसे अगर बोला जाए कि नॉर्म बताइए हमारा, अगर कोई वेक्टर u है तो उसका अगर आपको नॉर्म बताना तो उसके स्केलर प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब आप रूट ले लेंगे तब वो आपका वो नॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और सपोज कीजिए कि अगर नॉर्म किसी वेक्टर का यूनिटी होता है, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी वेक्टर का नॉर्म जो है यूनिटी होता है तब हम उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे या नॉर्मलाइज वेक्टर कहते हैं। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका नॉर्म जो है वो यूनिट होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर या नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर दो वेक्टर जो कि नॉर्मलाइज भी है और जो ऑर्थोगोनल भी है, ठीक है ना, दो ऐसे वेक्टर जो नॉर्मलाइज भी है और ऑर्थोगोनल भी है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया होगा कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या होता है। ऐसा वेक्टर इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं जो कि ऑर्थोगोनल भी हो, ठीक है ना, जो कि ऑर्थोगोनल भी हो और नॉर्मलाइज भी हो, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइज ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑर्थोगोनल किसको कहा, जिसका स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है 0 मिलता है। और यहाँ पे हमने नॉर्म जिसका बताया कि जिसका नॉर्म यूनिटी होता है ना, रूट u, u जिसका यूनिटी होता है वो नॉर्मलाइज होता है और दोनों जो होते हैं वही ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इस हेडिंग में आप लोग समझ गए होंगे कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग बताते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला हेडिंग है ये है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स।